इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाले प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में हमने टेंस थोड़े बहुत पढ़ लिए थे, जैसे हिंदी पहचान और हेल्पिंग वर्ब। तो आधे लगभग जो टेंस होते हैं इनमें हिंदी पहचान और हेल्पिंग वर्ब से ही हो जाते हैं कंप्लीट। अपने सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी जरूरी है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हेल्पिंग वर्ब से ही आज आगे ही बढ़ेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड भी पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब तक पहुंच गए हैं तो हम थोड़े सेंटेंस एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंसेस की, कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। मैं असर्टिव सेंटेंस लिखूंगा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब तक पढ़ लिए, तो हेल्पिंग वर्ब तक के हम सेंटेंस एक सेंटेंस का बनाएंगे, यानी तीन तीन सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस है, तुम मुझे जानते हो। तुम मुझे जानते हो असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव में सिंपल सेंटेंस है, ता कहती लगता है तो सिंपल और है लगता है तो प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। सबसे पहले जानने का काम तुम करते हो, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, और ये जानता सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब से पहले यानी यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू। प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। तो किसकी क्रिया होती है, प्रश्न पूछा किसकी क्रिया होती है, तो जानने को नो बोलते हैं, KNO। तो हमारा सब्जेक्ट यू प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर वह लिखता तो वह सिंगुलर होता तो पांचवी फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नो का नो ही आएगा, यू नो। उसके बाद में तुम जानते हो, प्रश्न पूछा किसको, तो मुझे यानी मैं। अपने शब्दों में बात करें तो मैं का ही है, और मैं को कहते हैं आई। और आई तो सब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद में मुझे आ रहा है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो आई सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आई, पॉजिटिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस मी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मी। यू नो मी। अब इसी सेंटेंस का मैंने लिख दिया तुम मुझे नहीं जानते हो। अब यानी कहने का मतलब अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नॉट आ जाएगा। जब नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो सबसे पहले यहाँ सेंटेंस वही है, तुम मुझे नहीं जानते। तो सबसे पहले तुम, सब्जेक्ट यही है यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऊपर तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं क्योंकि रूल है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पर हम करेंगे, तो यू है पास्ट प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हमने कल पढ़ी थी कि डू या डज होती है। डू या डज है तो हमारा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, या तो डू आएगा या डज आएगा। तो यू प्लूरल है, तो प्लूरल है तो डू का यूज किया जाएगा। तो यहां लिख दूंगा डू। वाक्य में लिखना है कि नहीं जानते हो, नहीं का मतलब तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा, यू डू नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब जानने की क्रिया होती है, तो जानने को नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू डू नॉट नो, उसके बाद में मुझे, तो वही मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस मी। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक, वो भी हेल्पिंग वर्ब वाला, और हेल्पिंग वर्ब वाले
जो वाक्य हो तो उसका आंसर यस या नो में। तो मैं बीच में नहीं लिख सकूंगा, आगे लगाऊंगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो आंसर आएगा जानता हूं, तो कहूंगा हाँ, नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। इसका मतलब है कि मैं अगर इसके आगे लगा दूं कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये प्रश्नवाचक साइन लग गया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस वो भी हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस जो शुरुआत में आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हमने सीखा था कि सब्जेक्ट जो सिंपल सेंटेंस में पहले नंबर पर होता है वो तो चला जाता है दूसरे पर, और जो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर होती है वो आ जाती है पहले नंबर पर। यानी कि बात यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है और हमें सब्जेक्ट भी दिख रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बस इतना ही चेंज करना है। नोट अभी लगाया नहीं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, नहीं जानते, नोट भी लगा देंगे। अभी हमने इतना लिखा है कि क्या तुम मुझे जानते हो, यानी नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखूंगा, यानी डू। अब इस डू का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने शब्दों में, सरल शब्दों में बात करें तो क्या हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू, डू यू, उसके बाद में नो मी। अब मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाऊंगा तो सही है या गलत है? गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आई हुई है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि अब ये सेंटेंस सही हो गया, डू यू नो मी, इसका मतलब क्या तुम मुझे जानते हो। अगर इसी को मैं कहूं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो पर्सन भी पूछ रहा हूं, नहीं भी लगा रहा हूं, तो पर्सन पूछने के लिए इंटरोगेटिव और नहीं के लिए नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू यू यहां लगा दूंगा नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। 4-5 सेंटेंस और करेंगे, जब तक बेसिक सही हो जाए तब तक हम इन वाक्यों को करेंगे बिल्कुल पूर्ण रूप से। और ज्यादातर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और हिंदी पहचान याद हो गई, ये सेंटेंस बनाने आ गए, तो फिर हम जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स उनको समझने में प्रेजेंट सिंपल टेंस का कहाँ यूज होता है, यानी कि आधे टेंस हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। हमने टेंस स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले ही वाक्यों सेंटेंस से हमें समझ में आने लग जाएंगे। तो अब 4-5 सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूं, हम उनका तीनों सेंटेंस बनाएंगे। समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। तो आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह पूजा ट्रेन से जयपुर जा रही थी, राजेश कॉलेज से आ चुका है, वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। तीनों जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ असर्टिव में भी ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले हम तीनों सेंटेंस में टेंस की पहचान कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है। तो बड़ी पहचान की बात करें तो लास्ट में थी लगा हुआ, थी कौन से टेंस में आता है? पास्ट। तो पहले पता चल गया कि यहाँ टेंस तो पास्ट है। पास्ट के भी 4 टाइप हैं। पहला सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यहाँ पर कहीं पर भी समय नहीं लिखा हुआ, तो समय नहीं लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस होता है, और समय लिखा हुआ होता है तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। पहली बात समझ में आ गई होगी। हमने हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर ली है, यानी इससे हिंदी पहचान से कि रहा था, रही थी का मतलब यहाँ निकलेगा या तो वाज होगा या वर्ब होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की जिस प्रकार हिंदी में ये पहचान है उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में पहचान होती है। वाज वर्ब और कंटिन्यूअस कोई सा भी होता है 2 नंबर पर आता है तो हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी 2 नंबर के टेंस में यानी कंटिन्यूअस में, और 4 नंबर यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब अगला सेंटेंस है राजेश कॉलेज से आ चुका है
बड़ी पहचान, तो प्रेजेंट है किसमें आता है, प्रेजेंट में। अब चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी काम पूरा हो चुका है। अपने शब्दों में याद रखें, ध्यान दें, तो काम क्या हो चुका है, पूरा। और पूरा होने का मतलब पूर्ण हो गया काम, और पूर्ण होने को परफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इस चुका है का मतलब हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में ये पहचान है तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब सिस्टम पहचान होगी, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हेज या है। और परफेक्ट का नंबर होता है 3, पहला सिंपल, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, 3 बराबर 3। यानी कि परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर भी हमें पता चल गया है कि हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो वापिस है यानी प्रेजेंट, रहा है, रहा समय के साथ नहीं आता है तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर देखो एक समय दिया गया 1 घंटा और 1 घंटे से, यानी समय के साथ रहा है, रही है, आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्योंकि समय दिया हुआ है 1 घंटे से, इसका मतलब हम रहा है के ऊपर रहते समय नहीं होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है तो चौथे नंबर का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस मैंने कल बताया था कि ये कंटीन्यूअस और परफेक्ट से मिलकर बनता है, ये 4 नंबर पर आता है, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस 4 नंबर पर और कंटीन्यूअस होता है 2 नंबर। तो मैंने कहा था कि 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी कि दूसरे नंबर का टेंस कंटीन्यूअस में और चौथे नंबर का टेंस परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म में चौथी फॉर्म आती है। तो पहला काम हो गया कि कंटीन्यूअस, इसमें कंटीन्यूअस नाम लिखा हुआ है, इसमें भी रहा था कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस नाम लिखा हुआ है, तो पहली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यानी चौथी फॉर्म आएगी। उसके बाद में परफेक्ट भी लिखा हुआ, कल बताया था कि परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस ने कहा कि तू मेरी जो मेन वर्ब है वो ले ले, आईएनजी फॉर्म दे दूंगा इस टेंस को चौथे को, तो परफेक्ट ने कहा कि तू मेरी हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती है चौथे नंबर के टेंस में और कंटीन्यूअस की मेन वर्ब आती है। तो परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, हैज या हैव। तो हैज हैव आता है तो हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो इसने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक नया शब्द यानी चौथे नंबर का कोई सा भी टेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की होती है लेकिन साथ में एक नया वर्ड जुड़ जाता है, उस वर्ड का नाम है बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन तो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और केवल हैज और हैव आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हैज बीन और हैव बीन। तो ये पहला जो मेन कार्य है वो हमने देख लिया है कि इस वाक्य में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आईएनजी फॉर्म आएगी, इसमें चुका है लिखा हुआ तो हैज हैव आएगा और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें समय के साथ रहा है रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस है तो हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, पूजा ट्रेन से जयपुर जा रही थी, तो जाने का काम कौन कर रहा था, यानी मैंने कहा था वर्ब हमें सब्जेक्ट कर्ता पकड़ना है तो कौन जा रही थी, आंसर मिला पूजा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा पूजा। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल चुकी है वाज या वर्ब। तो पूजा किसी लड़की का नाम है तो हमारा जो नाम होता है हम सिंगल है, यानी कि हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर नाउन है इसलिए एस फॉर सिंगुलर, तो पूजा के साथ वाज, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब,
ऐसे चलो, फिर ऐसे बताया था इस साइड से आएंगे। तो आगे प्रश्न पूछा इसको, रही थी को, कि किसकी क्रिया हो रही थी? आंसर मिला जाने की, यानी मेन वर्ब हो गई जाना। तो जाना को यानी गो, लेकिन कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है, यानी गोइंग। तो आगे लिख दिया पूजा वाज गोइंग। अब गोइंग को प्रश्न पूछा कहां जा रही थी, तो आंसर मिला जयपुर। इधर से देख लो आ रहे हैं, तो ये आंसर मिला पूजा वाज गोइंग, पूजा जा रही थी। प्रश्न पूछा कहां जा रही थी, आंसर मिला ऑब्जेक्ट जयपुर। जगह है, नाउन हो सकता है। अब एडिशनल जानकारी दी गई है कि किसके माध्यम से जा रही थी। तो देखो यहां पर से लिखा हुआ है, वाक्यों को नाउन को जोड़ने का कार्य किया जाता है, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये से जयपुर के लिए है या फिर ट्रेन के लिए? जी बिल्कुल, ये जो से है वो ट्रेन के लिए है, यानी ये से ट्रेन से पहले आएगा। तो ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, प्रीपोजिशन के रूल अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे। यहाँ बाई आए और किससे जा रही थी? ट्रेन से, तो बाई ट्रेन। प्रीपोजिशन का जब समय मिलेगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन चुका है, पूजा वाज गोइंग टू जयपुर बाई ट्रेन। अब आपको कहते हैं नेगेटिव बनाओ, तो नोट तीसरे स्थान पर लगा देंगे। अब आपको किसी ने कहा इंटरोगेटिव बनाओ, तो कुछ नहीं करेंगे, वाज को हटाकर यहाँ लगा देंगे, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन करते हैं। सेंटेंस तो ऐसे बनने हैं। अगला है राजेश कॉलेज से आ चुका है, गया और आ गया, यानी रिटर्न का काम हो गया। तो हम यहाँ पर रिटर्न फॉर्म का यूज कर सकते हैं, RETUR, रिटर्न यानी लौटना। सुबह गया था, वापस आ चुका है, यानी मेन वर्ब रिटर्न है। बात करते हैं पर्सन सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन आ चुका है? तो राजेश। आने का काम किसने किया? राजेश ने, यानी हमारा सब्जेक्ट कौन है? राजेश। राजेश क्या है? एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन, इसमें किसी का भी नाम थर्ड पर्सन में है, यानी थर्ड पर्सन में और कौन कौन होते हैं? प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, इट और दे, और किसी का भी नाम। तो राजेश सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन आ चुका है? राजेश आ चुका है। तो सब्जेक्ट राजेश, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो राजेश सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई हेज। किसकी क्रिया हो चुकी है? आंसर मिला आने की। आने को यानी गया गया रिटर्न हो गया, तो RETURN रिटर्न। ये तो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। जबकि परफेक्ट कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ED लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। कहां से? तो ये से किसके लिए है? कॉलेज के लिए। तो यानी यहां पर प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा फ्रॉम। कहां से आया है? कॉलेज से, COLLEGE। पृथक होने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, वो रूल थोड़े बाद में कर लेंगे। वह, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, राजेश हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। अब किसी ने कहा इसका क्या राजेश कॉलेज से आ चुका है? आंसर हाँ या ना है, यानी बात करें तो इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस, तो इस हेज को आगे लगा देंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब H आगे आएगा तो बड़ा कैपिटल लेटर हो जाएगा, कैपिटल लेटर के नियम होते हैं। अगला है वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम लड़का है, वो भी सिंगुलर है, इसलिए जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, वो यूज किया जाएगा सब्जेक्टिव केस, यानी ही या हिम का हो सकता है प्रयोग। ही इज हिम, हिम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही इज हिम, ये जो हिम होता है ये वर्ब्स के बाद में आता है, तो यहाँ हिम करूंगा तो गलत हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस तो ही होता है, तो सबसे पहले ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो एस फॉर सिंगुलर हेज,
अकेला हैज नहीं लगता, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस तो साथ में क्या लग जाएगा, बीन, ही हैज बीन, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब है इसकी क्रिया हो रही है, आंसर मिला पढ़ने की, पढ़ने को रीड कहते हैं। रीड है तो 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी दूसरे और चौथे टेंस में, चौथा टेंस है परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस, आईएनजी फॉर्म आएगी तो रीड के साथ में आईएनजी, यानी चौथी फॉर्म हो गई रीडिंग। अब अखबार कोई विशेष है, डेली राजस्थान पत्रिका पढ़ता है तो हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, आप ए लगाना चाहो तो ए लगा दो। रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट यही होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, नाउन होता है, अखबार नाउन है, संज्ञा। ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इसमें समय दिया हुआ है, ये से किसके लिए, 1 घंटे के लिए, तो सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज तब किया जाता है जब फिक्स समय हो, यानी मैंने कहा कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अगले वाले में जब मैंने बोला कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब सुबह वो जानता है कि सुबह के समय कैसा मौसम रहता है, और मैं कहूंगी मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, घंटे 2 कौन से, वो फिक्स नहीं होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं उसके लिए फॉर का, और जो फिक्स होते हैं, जैसे हम सोमवार से ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं तो सोमवार फिक्स है कि ये सोमवार ये होता है, संडे के बाद में, और मंगलवार ट्यूसडे से पहले सोमवार आता है, तो फिक्स है तो सिंस। और हम 5 दिनों से कक्षाएं ले रहे हैं तो वो फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर। तो यहाँ पर वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे, कौन सा 1 घंटा है हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर। कितने घंटे से, 1 घंटे से, यानी 1 यानी एन ओवर 1 घंटे से। ये हमारे सेंटेंस जो हमने हेल्पिंग वर्ब आपने याद की होगी, उसकी सहायता से अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद हो गई हमें तो हमारे सेंटेंस इजी बनेगी। अब मीनिंग्स है, वोकैबुलरी, वो आपके पास जो भी पास होते संजीव और एक्सीलेंट, उनके पीछे कई सारी वर्ब्स दी हुई है, उनको एक बार पढ़ो, हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ोगे, पहले हिंदी वाले को याद करो कि इसको हिंदी में देख रहा हूँ और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगी तो हमें सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे। तो अब हमने असर्टिव सेंटेंस बनाए थे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले ही बताया हुआ है कि हमें हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है, तो सभी के आगे पहले तो हम क्या लगा देंगे, सबसे आगे लगेगा सब्जेक्ट के आगे, तभी आंसर मिलेगा यस और नो। क्या पूजा ट्रेन से जयपुर जा रही थी, तो अब यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया। उसी प्रकार क्या वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लगा दिया। उसी प्रकार राजेश आगे लगाया क्या, तो अब इन सब के आंसर हैं वो यस और नो में आ रहा है। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लेकर आना है, तो रूल तो एक ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे, यानी जो वाज है यहां पर आ जाएगा, यानी यहां से मैं हटा दूं वाज को, और यहां पर अगर आ गया वाज सब्जेक्ट से पहले, तो अब लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा, यानी कि अब इसका हिंदी अर्थ होगा क्या पूजा ट्रेन से जयपुर जा रही थी, यानी हेल्पिंग वर्ब इधर लेकर आनी है सब्जेक्ट के। राजेश में भी यहाँ पर जो हेज है वो आगे आ जाएगा, हेज राजेश रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी हो। उसी प्रकार यहाँ पर है ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डबल, हम डबल मानते हैं कि है जो बीन दोनों अलग अलग है, इनके बीच में स्पेस है, तो अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार हो तो हमें क्या करना है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो 1 नंबर पर जो आ रही है उसको आगे ले जाएंगे, यानी 1 पर हेज, 2 पर बीन, तो हम क्या करेंगे यहां से हेज को हटा लेंगे और यहां लगा देंगे हेज, और ही है एच स्मॉल लेटर में आएगा।
हैज ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस एन ओवर। तो इतना ही रूल है, यानी हमें अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं तो हम इनका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अब आपको कोई बोल दे कि इन सेंटेंस से आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाओ, तो इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, नेगेटिव का मतलब नोट तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या पूजा ट्रेन से जयपुर नहीं जा रही थी? उसी प्रकार क्या राजेश कॉलेज से नहीं आ चुका है? और क्या वह 1 घंटे से एक बार नहीं पढ़ रहा है? यानी कि नोट यहां लगा देंगे। इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे और हमारे WH वर्ड रहे हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है वो हमने समझ लिए हैं। आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस ग्रुप से मिल जाएंगे, आपको एक्सरसाइज करनी है और अपने तरफ से भी कुछ आप 10 वाक्य खुद बनाओगे अपनी तरफ से। 10 वाक्यों के प्रत्येक वाक्य के सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हेल्पिंग वर्ब वाले, और आप अपना होमवर्क अलग दिखाओगे, साथ में ही 10 सेंटेंस मैं दूंगा, उनको भी आप सॉल्यूशन करोगे। अब हम कल हमारी वोकेबलरी अधूरी रह गई थी तो हम पाठ की वोकेबलरी करते हैं। कल ये मीनिंग आपको दी गई थी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत विकसित, जो हाईली डेवलप्ड हो जाता है उसको कहा जाता है। हम याद करना चाहें कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कैट है और उसकी फीस 100 है, तो एक कैट की फीस अगर 100 लेता है तो वो बहुत विकसित हो जाता है। 100 फीस एक कैट के, यानी बहुत विकसित। अगला है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उस सहज प्रवृत्ति के बारे में इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट को याद करने के लिए किसी भी गाड़ी में इन करने के लिए, इन यानी प्रवेश करने के लिए टिकट लगती है। यह सहज प्रवृत्ति होती है कि जब भी हम गाड़ी में घुसेंगे तो हमारे पास टिकट होनी चाहिए। तो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है सहज प्रवृत्ति, समझने वाली बात है। उसके बाद में अगली है डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी कोई लाइन को देखकर, उसको लाइन है, उस लाइन को देखकर एम्पायर आउट देने के लिए इनकार कर देता है कि नो बॉल नहीं है। उसी प्रकार डिक्लाइन यानी किसी चीज के लिए इनकार कर देना। साइकोलॉजिकल हमें पता ही है, मनोवैज्ञानिक जो ढंग होता है वो साइकोलॉजिकल कहलाता है। अगला है कंपेशन। अगर किसी विद्यार्थी के नंबर कम आते हैं तो उसको जब पास करवाया जाता है तो उस टीचर की दयालुता पर निर्भर करता है। कंपेशन यानी जिसके नंबर कम आए हैं उसको पास एक टीचर अपनी दयालुता से कर सकता है, नहीं तो वो फेल होगा। अगला है रिलीव। रिलीव में लीव छुपा हुआ है, लीव यानी छुट्टी और छुट्टी यानी मुक्त होना, यानी रिलीव का मतलब होता है मुक्त करना। अगली मीनिंग है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, यानी हमारा जो देश है वो इंडिया है और इंडिया का जो भी प्रोडक्ट होगा वो देश इंडिजिनस कहलाएगा। अगला है रेमेडीज। रेमेडीज में मेडिसिन, और मेडिसिन का मतलब भी दवाइयां और रेमेडीज का मतलब भी दवाइयां। इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में हमें फ्लू दिख रहा है। फ्लू कोई जो वायरस होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, तो फ्लू यानी इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। और अगली लास्ट मीनिंग है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अपने शब्दों में याद करें तो अगर कोई शरीर से थोड़ा मोटा होता है तो हम उसको कहते हैं ओबेस। ओ यानी अरे भैंस, यानी कि जो थोड़ा शरीर से क्या है मोटा है उसको ही कहा जाता है। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटा। ये कल की मीनिंग थी, आज की मीनिंग भी हम करेंगे। ये वापस समझना चाहो तो एक बार देख लेना। आज की मीनिंग है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित होना। टाइम दिख रहा है और लेट दिख रहा है।
कि अगर कोई अपने टाइम से लेट हो जाता है और हम उसका वेट करते हैं तो हम वेट करते करते हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित होना। जो टाइम से लेट होता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। अगला है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से टेंशन याद हो सकती है और फ्रस का मतलब फंस जाना। जो टेंशन में फंस जाता है उसे कुंठा हो जाती है, अपने आप से डरना होने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा, यानी जो टेंशन में फंस जाता है। अगली है पेरेंटल। पेरेंटल यानी पेरेंट्स से बना हुआ है, जो पेरेंट्स से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, वो पेरेंटल कहलाता है, यानी माता पिता। अगली है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था का मतलब किशोरावस्था में हम हष्ट पुष्ट होते हैं। तो लिखा हुआ ए डोले सोले यानी जिसके डोले सोले बन जाता है, यानी वो किशोरावस्था में आ गया है। तो एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को रोकना। अगली है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन है। अकर यानी कोई घटना है वो घटित होती है, कोई हादसा हो जाता है। वेल यानी बढ़िया, ठीक। फेयर का मतलब वैसे तो यहाँ पर अलग है, यानी कल्याण है, वैसे फेयर का मतलब होता है किराया। अगली है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब जो प्रतिजैविक रोगों से लड़ने की दवाइयां होती है वो। और पैनिक का मतलब होता है घबराना। पैनिक से पेन याद रखना, PAIN, पेन यानी दर्द। जब हमें दर्द होता है तो हम घबरा जाते हैं। आज के लिए इतना ही।